तभी साहिल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए पीछे से गले लगाकर अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखते हुए उसे आईने में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही हो। सच बताना, कोई मर्डर वर्डर करने का तो इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर नेहा का दिल ज़ोरों से धड़का। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था और उसकी सांसें उसकी गर्दन को चूमते हुए उसे अजीब से एहसासों में मुब्तला कर रही थी। क्या मतलब? नेहा ने पूछा। वो उसे अभी तक आईने में ही देख रही थी। मतलब ये है कि इतनी खूबसूरत लगोगी तो मेरा खुद पर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं होश खो बैठूंगा और क्या, फिर ऐसे में एक्सीडेंट तो होना ही है। उसके बाद बंदा जिंदा रहेगा या मर जाएगा ये तो बस तुम्हें पता है। साहिल ने मुस्कुराते हुए उसे आईने में देखकर कहा और उसके लंबे बालों को उसकी सुराहीदार गर्दन पर से हटाते हुए उस पर अपने होंठ रख दिए, जिससे नेहा के पूरे बदन में करंट सा दौड़ उठा। वो अपनी बाहों को उसके इर्द गिर्द मजबूती से बांधते हुए उसे अपने और करीब कर रहा था, जिससे नेहा के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। फिर साहिल ने उसे अपनी तरफ घुमाया और अपना हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसे अपने करीब किया और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाने लगा। उसकी सांसों की गर्माहट नेहा के चेहरे पर पड़ रही थी। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे। साहिल के होंठ नेहा के होंठों को बस छूने ही वाले थे कि नेहा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसके पास से हट गई और जाने लगी, मगर साहिल ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद वो रुक गई मगर पलटी नहीं। क्या हुआ? साहिल ने उससे पूछा तो वो अभी तक पलटी नहीं थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो कोशिश तो कर रही थी कि खुद को साहिल की मोहब्बत में खो जाने दे, मगर ऐन मौके पर उसे ना जाने क्या हो जाता था। वो समझ नहीं पा रही थी। नेहा ने वैसे ही खड़े होकर बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। साहिल अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। उसने कहा, तो फिर मुझे रोका क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास कराऊं? साहिल ने कहा तो नेहा ने चौंक कर उसकी तरफ पलट कर देखा। वो शख्स जो उसके सामने खड़ा था, जिसने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे अब कभी छोड़ेगा ही नहीं। उसकी वो आंखें जिनमें साफ साफ उसकी शिद्दत झलक रही थी। खुद को उससे दूर रख पाना आसान नहीं था और इसी बात से नेहा की मुश्किल बढ़ रही थी। साहिल ने आगे बढ़कर उसका हाथ छोड़ दिया और उसे गौर से देखने लगा। क्या तुम्हें मेरी करीबी अच्छी नहीं लगती? साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, नेहा ने कहा। तो फिर कैसा है, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। तुमसे कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगी? साहिल ने कहा तो नेहा ने हैरानी से उसे देखा। पता नहीं अब वो क्या कहने वाला था। नेहा ने मन ही मन सोचा, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? अच्छा नहीं लगता हूँ? साहिल ने उसका चेहरा अब अपने हाथों में लेते हुए कहा। लगते हो, तुम बहुत अच्छे हो, नेहा ने कहा। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें कर रहे थे। तो फिर मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती? जब तक मैं तुम्हारे पास आऊँगा नहीं, तुम्हें तुम्हारे गुजरे हुए कल से कैसे दूर करूँगा? मैं कोशिश कर रही हूँ ना, नेहा ने कहा। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं, तुम्हारा यकीन चाहिए, समझ गई? और मुझे लग रहा है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी जीन्स की पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर दोनों होश में आ गए। साहिल ने उससे हटकर अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके दोस्तों की कॉल आ रही थी। हेलो, साहिल ने कहा। यार कहाँ हो तुम? हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उसके दोस्तों ने कहा, बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं। उसने कहकर कॉल काटने के बाद फ़ोन टेबल पर रखते हुए नेहा की तरफ देखा। मैं तैयार होकर आता हूँ, सब लोग वेट कर रहे हैं। वो कहने के बाद कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। नेहा चुपचाप खड़ी उसे देखती रह गई। अवंतिका तबीयत ठीक ना होने की वजह से घर में रहते रहते बोर हो गई थी, तो निया उसे ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर आई थी। हालांकि अवंतिका का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो घर से बाहर भी निकले। उस दिन पार्टी वाले हादसे के बाद उसे अब अपने कमरे में ही रहना ठीक लग रहा था। उसे लगता था जब दिलावर घर में आ सकता है और उसे डरा धमका सकता है, तो ना जाने बाहर निकलने के बाद क्या करेगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि दिलावर पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। वो भले ही थोड़ी देर के लिए शांत रह सकता है, मगर अपना मकसद नहीं भूलता। जो उसे चाहिए उसे हासिल करके ही रहता है, चाहे वो चीज़ हो या फिर इंसान। पर अवंतिका ये सब बातें निया को नहीं बता सकती थी कि वो क्यों कहीं जाना नहीं चाहती। ऊपर से निया उससे भाभी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा कहकर जिद करने लगी। और वहीं दादू और दादी ने भी कह दिया कि चली जाओ, बाहर निकलोगी तो अच्छा महसूस होगा खुली हवा में। अब अवंतिका उन्हें क्या बताए कि उसकी आज़ादी तो घर के अंदर ही थी। बाहर तो शिकारी उसके इंतज़ार में घात लगाए बैठा है, जिसे तो बस मौके की तलाश है। बहरहाल जो भी हो, अवंतिका उसके साथ आ तो गई थी,
मगर मन में जो डर बस गया था उसकी वजह से बस वो इधर उधर देखते हुए खुद को तसल्ली दे रही थी और संभालने की कोशिश कर रही थी कि कुछ नहीं होगा, निया भी तो साथ में है। उसके सामने दिलावर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निया जो अपने कपड़ों की शॉपिंग में बिजी थी, तभी अवंतिका को एक ड्रेस दिखाते हुए कहा, भाभी ज़रा इसे देखो कैसी लग रही है। अवंतिका ने उसकी तरफ देखा और बहुत अच्छी है कहकर दोबारा इधर उधर देखने लगी। तभी निया उसके पास आई और बोली, क्या हुआ है भाभी, कब से देख रही हूँ आपका ध्यान शॉपिंग की जगह कहीं और है, किसी को ढूंढ रही हैं क्या? निया ने पूछा तो वो जल्दी से बोली, नहीं तो मैं तो वो ये ड्रेस देख रही थी बस। अवंतिका ने बात बदलते हुए वहाँ पर टंगी एक ड्रेस को पकड़कर दिखाते हुए कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, निया ने कहा। अवंतिका ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? अब की बार निया हंसते हुए बोली, वो इसलिए कि वो ड्रेस लेडीज़ की नहीं है, जेंट्स की है, और मुझे लग रहा है आप बाई को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हैं। निया की बात सुनकर अवंतिका ने चौंक कर उस ड्रेस की तरफ देखा जिसे उसने अभी तक पकड़ रखा था। वो वाकई में जेंट्स की शर्ट और पैंट थी। अवंतिका ने जल्दी से उसे छोड़ा और निया की तरफ देखकर कहा, वो ऐसा है कि हमें घर चलना चाहिए, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई तो पीछे से निया ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी पकड़ी गई है तो तबीयत तो खराब होगी ही भाभी। अवंतिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस पलटकर उसे मुस्कुराते हुए देखा और आगे बढ़ गई। अब उसे क्या बताती कि वो किसे मिस कर रही है और किससे भागना चाहती है। उसके बाद निया अपने कपड़ों की बिलिंग के लिए काउंटर पर चली गई और अवंतिका वहीं आसपास कुछ दूरी पर खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। संडे होने की वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ थी और लाइन भी लंबी थी। निया ने एक दो बार अवंतिका को पलटकर देखा और इशारों में पूछा कि वो ठीक है ना, तो अवंतिका हाथ के इशारे से उसे हाँ कहा। वो चुपचाप खड़ी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कुछ दूरी पर कोई शख्स खड़ा उसे बहुत देर से देख रहा है। उसने नज़रें उस तरफ की तो वहाँ कोई भी नहीं था। एक पल के लिए वो सहम गई कि कहीं दिलावर तो नहीं। उसने फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ करना चाहा, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है और उस पर नज़र रखे हुए। तभी एक बच्चा जो 5 साल का लग रहा था उसके पास आकर बोला, आपने मेरी मम्मी को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, अवंतिका ने कहा। फिर वो बच्चा अवंतिका का हाथ पकड़ लेता है और कुछ दूर पर खड़ी लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो उसकी मम्मी है, वो उसे वहाँ लेकर चले। अवंतिका उस बच्चे से ठीक है कहकर उसकी माँ के पास ले जाती है और थोड़ी देर में जब वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि निया काउंटर पर नहीं है, जिसके बाद वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसे फ़ोन लगाती है मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अवंतिका बहुत परेशान हो जाती है कि अचानक वो कहाँ चली गई, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते मॉल में घूमने लगती है। अभी वो उसे ढूंढते हुए चेंजिंग रूम के पास पहुंचती है कि अचानक उसका दरवाज़ा खुलता है और कोई झटके से अवंतिका का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है। वो बहुत घबरा जाती है और सामने खड़े शख्स को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई और नहीं, दिलावर था। यानी कि उसका शक बिल्कुल सही था। दिलावर ही उस पर छिपकर नज़र रख रहा था। अब अवंतिका उसके साथ चेंजिंग रूम में फंस गई थी, जो कि उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज़? दिलावर ने उसका चेहरा उठाते हुए उसकी आंखों में देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। तो अवंतिका की आंखें डर और दहशत से आंसुओं से भर गई थी। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ दिलावर, तुम्हारा दिलावर, जिसकी जान तुम में बसती है और जिसकी जान तुमने ले ली है। वो फिर से बोला और अवंतिका के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसे झिझोड़ते हुए अपनी बाहों में भर लिया। जिसके बाद अवंतिका ने खुद को उसके चंगुल से छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो दिलावर, छोड़ो मुझे, तकलीफ़ हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। तभी दिलावर ने झटके से उसे छोड़ते हुए दीवार पर दे मारा। दम घुट रहा है तो मर जाओ ना, वैसे भी तुम्हें तो मरना बहुत अच्छी तरह से आता है, वो कहता है और सामने की तरफ देखता है जहां अवंतिका दीवार से टकराते हुए ज़मीन पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। फिर वो उसे वहां उसी हाल में छोड़कर बाहर निकल जाता है। साहिल नेहा को अपने साथ अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लाया था। एक बड़ा सा बंगला और उसके गार्डन में बैठे हुए वो सारे लोग आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। वो लगभग 12-13 लोग थे, जिनमें 4 लड़कियां भी थी। सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी और नेहा उन्हें देखते हुए सोच रही थी कि इन सब के होते हुए साहिल ने उसे कैसे और क्यों चुना। तभी साहिल के दोस्त रजत ने साहिल की तरफ ड्रिंक का गिलास बढ़ाते हुए पूछा। साहिल ने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। शादी क्या हुई, तुम तो जेंटलमैन बन गए, भाभी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? वैसे हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तूने अचानक शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी यार? रजत की बातें सुनकर साहिल जोर से हंस पड़ा। वहीं नेहा बस ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। सच तो ये था कि उसका इन सब के बीच बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था।
अजीब सा फील कर रही थी वो। तभी साहिल ने अचानक उसका हाथ पकड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा। वहीं नेहा साहिल के इस बिहेवियर से उसकी तरफ आई। साहिल ने और मजबूती से नेहा का हाथ पकड़ा और सबसे कहा, अब इसे जादू कहो या टोना, सच तो ये है कि नेहा से मिलने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। और रही बात शादी की, तो मोहब्बत में इतनी शिद्दत हो गई कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं एक पल भी उससे दूर रहूं। तो बस मैंने उसे प्रपोज किया और फिर हम एक हो गए। क्यों नेहा? अब उसने नेहा की तरफ देखा, तो जब उसकी नज़रें उससे मिली तो उसने नज़रें झुका ली। तभी कोई ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हुए उसकी तरफ आया। सबने चौंक कर उस तरफ देखा तो श्रुति थी, साहिल की बहुत पुरानी दोस्त। क्या बात है साहिल, शादी के बाद तो तुम काफ़ी रोमांटिक बातें भी करने लगे हो, वरना मेरे लिए तो कभी नहीं कहा कुछ ऐसा। तभी साहिल की बातें सुनकर श्रुति, जो साहिल की एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने साहिल से कहा, जिस पर सबने चौंक कर उसे देखा। वही साहिल भी उसे हैरानी से देख रहा था और नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका मतलब क्या है। अभी वो कुछ समझ पाती कि तभी श्रुति नेहा के पास बैठते हुए बोली, नेहा, मैं और साहिल काफ़ी समय तक रिलेशनशिप में थे, पर इसने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिससे मुझे इसकी मोहब्बत पर यकीन हो। बट यू आर सो लकी, देखो ना, तुमसे शादी करते ही इसे जैसे सारी अकल आ गई। अभी वो आगे कुछ कहती, तभी साहिल ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, उसे उसका ये बिहेवियर और पुरानी बातें याद दिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो सब पुरानी बातें हैं, तुमने मुझसे खुद ब्रेकअप किया था। हाँ किया था, क्योंकि तुमने मुझे कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। श्रुति बोली। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो साहिल से बहस करने का मूड बना कर आई थी और उसके और नेहा के रिश्ते से उसे जेलस फील हो रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी सीरियस था ही नहीं, साहिल ने गुस्से से कहा। अब उसे श्रुति की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके साथ नेहा थी और उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगी। तभी उसके बाकी दोस्तों ने उन दोनों को बहस बंद करने के लिए कहा, मगर श्रुति बात मानने वालों में से थोड़ा ही न थी। तुम कभी किसी के लिए सीरियस हो ही नहीं सकते साहिल सिंघानिया। लिसन नेहा, मेरी बात मानो, ये बंदा किसी का नहीं हो सकता। जब ये मुझे छोड़ सकता है तो फिर तुम क्या चीज़ हो? श्रुति अब नेहा की इंसल्ट करने पर उतर आई थी और बोले जा रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने नेहा का मुकाबला खुद से किया? तुम उसके पैरों की धूल तक नहीं बन सकती, साहिल ने कहा। मैं होना भी नहीं चाहती, तुम सबको पता है नेहा की ये दूसरी शादी है। और साहिल कहता है कि मैं इससे खुद को कंपेयर कर रही हूँ। मेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं है। श्रुति आज साहिल से हर पुरानी बातों का बदला लेने की पूरी तैयारी के साथ आई थी। श्रुति की ये बातें सुनकर सब लोग हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगे। वहीं नेहा को अपनी इस तरह बेइज्जती होते देख बहुत बुरा लग रहा था। उसने अचानक साहिल के हाथों में से अपना हाथ छुड़ाते हुए चीख कर कहा, बस बस करो, अपने झगड़े में मुझे घसीटना बंद करो तुम दोनों। उसके बाद वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल आई। बाकी सब लोग ये देखते रह गए। वहीं साहिल ने गुस्से से श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, हो गई तुम्हारी मंशा पूरी या और भी कुछ कहना बाकी है? श्रुति ने साहिल की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। साहिल उसके बाद वहाँ से नेहा के पीछे भागा। उसके बाकी दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुका और नेहा के साथ वहाँ से चला आया। रास्ते भर नेहा चुपचाप गाड़ी में बैठी खिड़की से झांकते हुए जाते हुए सड़कों की तरफ देख रही थी। उसने साहिल से कुछ नहीं कहा। वहीं साहिल उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही गाड़ी सिंघानिया मेंशन पहुंची, नेहा ने जल्दी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। साहिल चुपचाप उसे देख रहा था और फिर वो गाड़ी पार्किंग में लगाने चला गया। सिंघानिया मेंशन, कबीर का कमरा। अवंतिका घर आ गई थी और कबीर उसके और निया के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था कि जब तबीयत ठीक नहीं थी तो ये बाहर क्यों गई थी और तुम इसे लेकर के क्यों? वहीं वो दोनों चुपचाप उसकी डांट सुनते हुए खामोश बैठी हुई थी। निया जब बिलिंग करके लौटी तो अवंतिका उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने पूरे मॉल में उसे ढूंढा और आखिर में कबीर को फ़ोन करके बताया। जब कबीर को ये पता चला तो वो जल्दी से वहाँ पहुँचा और अवंतिका के फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए उस तक पहुँचा और वहाँ उस चेंजिंग रूम में उसे बेहोश पाकर हैरान रह गया। और अब वो उसे घर ले आया था। अवंतिका को होश भी आ गया था, मगर कबीर उन दोनों की इस हरकत की वजह से बहुत गुस्से में था। निया को अच्छी तरह से डांटने के बाद उसने उसे कमरे में जाने के लिए कहा और फिर अवंतिका की तरफ मुड़ा। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? उसने कहा, और तुम चल दी। कबीर ने उससे कहा, वो मैं घर में बोर हो रही थी। कबीर तो सोचा कि बाहर। अभी अवंतिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कबीर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अच्छा तो तुम सोचती भी हो, और क्या क्या सोचा तुमने? अब वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। अवंतिका बेड पर बैठी हुई थी।
क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास दिमाग है और मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अवंतिका ने भी अब की बार गुस्से से कहा, जिस पर कबीर और चिढ़ गया। ठीक है, अब आइंदा कुछ हुआ तो मैं नहीं आऊँगा तुम्हें बचाने। पड़ी रहना किसी कोने में आंखें बंद किए, पागल लड़की, इसे तो समझाना ही बेकार है। कहाँ फंस गया मैं? कबीर कहने के बाद गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। अवंतिका अब अपने कहे गए शब्दों की वजह से पछता रही थी कि उसने कबीर को कुछ ज़्यादा ही कह दिया। कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दिया था। साहिल का कमरा। जब साहिल कमरे में आया तो उसने देखा कि कमरे की लाइट्स ऑफ है और नेहा बेड पर सो रही है। उसे पता था कि आज वो बहुत हर्ट हुई है। बुरा तो उसे भी लग रहा था, मगर अभी अगर वो उसे मनाने जाता है तो वो और भी ज़्यादा हर्ट होगी। साहिल ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही नेहा ने पलटकर उस तरफ देखा। वो सो नहीं रही थी, बस इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। साहिल कमरे से निकलकर सीधे टेरेस पर चला गया। जहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ पर पहले से ही कोई मौजूद है, और वो कबीर था जो अवंतिका से झगड़ने के बाद यहाँ चला आया था और सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए उसका धुआं हवा में उड़ा रहा था। तभी साहिल ने उसे आवाज़ दी, भाई आप यहाँ। उसकी आवाज़ सुनकर कबीर ने उसे पलटकर चौंकते हुए देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने उससे कहा। दिलावर ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अवंतिका को हासिल करके रहेगा। वो उसके ऊपर नज़र भी रखवा रहा था और मौका मिलते ही उसका फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूक रहा था। वो उसे डराने धमकाने, चोट पहुंचाने से लेकर हर तरह से उसे अपने वापस लौटकर आने की दहशत से आगाह कर रहा था। उसने राजस्थान छोड़कर अब मुंबई में ही रहने का फैसला कर लिया था। उसने प्रण लिया था कि वो तब तक अपने गांव नहीं लौटेगा जब तक अवंतिका उसके साथ नहीं जाती। एक बड़े से 5 स्टार होटल के कमरे में बेचैनी से करवटें बदलते हुए वो बस अवंतिका का डरा हुआ चेहरा याद करते हुए अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुराते हुए खुश हो रहा था। तुम आज भी उतनी ही डरपोक हो जितनी पहले थी। मुझे लगा कि तुम्हें शहर की हवा ने बहादुर बना दिया है, मगर अफसोस में गलत था। हा हा हा। उसने खुद से कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी से साजिशों की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था अब की बार वो ये छोटे मोटे हमले और धमकियों को छोड़ कुछ बहुत बड़ी चाल चलने वाला था। मगर क्या इन सब से अवंतिका बिल्कुल अनजान थी। सिंघानिया मेंशन। अवंतिका के बिहेवियर से परेशान कबीर टेरिस पर चला आया था। वहीं साहिल, जिसने आज नेहा को बहुत हर्ट किया था, इस बात से खुद बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए वो वहाँ आया था। रात के 11 बजने वाले थे। आसमान में चांद पूरे गुबार पर था। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी से पूरे टेरिस पर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा था। ठंडी हवा चलते हुए कबीर के सिल्की बालों को छूकर गुजर रही थी। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे और हाथों में सिगरेट के कस लगाते हुए धुआं हवा में छोड़कर सामने आसमान की तरफ देख रहा था। तुम कुछ भी कर लो कबीर, ये लड़की हमेशा अपनी ही मनमानी करती है, चाहे जो भी हो। तुमने हमेशा उसकी हेल्प की है, वो हमेशा खुद को किसी न किसी प्रॉब्लम में डाल ही लेती है, और ऊपर से अपनी गलती ना मानने की तो जैसे कसम खाई हुई है। और मैं सबसे बड़ा पागल इंसान हूँ जो उसकी इतनी परवाह करता हूँ, ये जानते हुए कि हमारा ये रिश्ता सिर्फ कागज़ों के टुकड़ों जितना है जो कभी भी बिखर सकता है। फिर क्यों मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है? मैं चाहकर भी उसे इग्नोर क्यों नहीं कर पाता? और आज अभी कुछ देर पहले तो उसने हद ही कर दी। मुझसे कहती है कि मैं उसकी ज़्यादा केयर ना किया करूं। उसके पास उसका खुद का दिमाग है जिससे वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकती है, और फिर जब जब मुसीबत मोल लेती है उस वक्त उसका ये तेज़ दिमाग कहाँ रहता है? जाने भी दे कबीर, उस लड़की के बारे में सोचकर अपना दिमाग क्यों ख़राब करना? आखिर अभी अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था कि तभी साहिल सुकून की तलाश में वहाँ पहुँचा और कबीर को वहाँ पहले से देखकर चौंक गया। भाई आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? साहिल ने उससे कहा। वो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। साहिल की आवाज़ सुनकर कबीर, जो आसमान की तरफ देखते हुए अपने ख्यालों में गुम था, उसने चौंकते हुए पलटकर साहिल की तरफ देखा। साहिल चलते हुए उसके पास पहुँचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपने दोस्तों के यहाँ नेहा के साथ पार्टी में गए थे। कबीर ने साहिल के पास आने के बाद उससे पूछा और सिगरेट को ज़मीन पर फेंकते हुए अपने पैरों तले रौंद दिया। हाँ गया था, पर सब गड़बड़ हो गई इसलिए चला आया। साहिल ने कुछ उदास लहजे में कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? और नेहा कहाँ है? कबीर ने पूछा। वो अपने कमरे में सो रही है, उसके लिए ही तो मैं अब गिल्टी फील कर रहा हूँ। साहिल ने कहा। नेहा के लिए गिल्टी फील कर रहे हो? किसी ने उसके साथ बदतमीजी तो नहीं की? कुछ गलत कह दिया क्या किसी ने उसे? कबीर ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो पार्टी में श्रुति भी आई थी, साहिल ने बताया। ओ, तुम और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स। कहता था कि सुधर जा, एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा, पर नहीं, तुम्हें तो हर दूसरे दिन किसी न किसी लड़की से प्यार हो जाता था। अब भुगतो।
वैसे श्रुति ने क्या कहा नेहा से? कबीर ने पूछा। उसे अब नेहा की चिंता हो रही थी कि उसके साथ किसी ने गलत बिहेव किया था। उस श्रुति ने सबके सामने मेरे और उसके पुराने रिलेशनशिप को लेकर मुझसे बहुत बहस की, और तो और नेहा को भी उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि उसकी पहली भी शादी हो चुकी है। ये बात भी उसने सबको बता दी, जिससे नेहा को बहुत चोट पहुंची है भाई। वो मुझसे बहुत नाराज़ है। पार्टी से भी वो रोते हुए बाहर चली आई थी। रास्ते भर भी गाड़ी में एक शब्द नहीं कहा उसने, यहाँ तक कि मुझे देखा तक नहीं। और गाड़ी घर पहुंचते ही चुपचाप कमरे में चली गई, और जब मैं पहुंचा तो सो रही थी। मुझे मालूम है वो सोई नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साहिल ने बहुत परेशान होते हुए कबीर को पूरी कहानी सुनाते हुए कहा। साहिल की दुख भरी कहानी सुनने के बाद कबीर ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा, मामला तो बहुत सीरियस है, पर फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसे थोड़ा टाइम दो, और गलती तो तुमने की है, वो भी बहुत बड़ी। किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे पहली सीढ़ी होती है। अगर बंदा वहाँ पर चूक गया तो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। अगर मैं नेहा की जगह पर होता तो शायद मेरा भी वही रिएक्शन होता जो उसका है। मेरी बात मानो तो अभी उससे बात मत करो, अभी वो बहुत गुस्से और गम की हालत में है। तुम्हारी अच्छी बातें भी उसे बुरी लगेंगी, इसलिए जाकर सो जाओ, सुबह उससे बात करना। आई नो सी इज़ वेरी नाइस एंड इंटेलिजेंट गर्ल, मुझे यकीन है वो तुम्हें ज़रूर समझेगी। जाओ अब। साहिल ने कबीर की बात सुनकर हम कहा। वहीं कोई था जो टेरिस के दरवाजे के पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं, अवंतिका थी। पर भाई, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साहिल ने उससे पूछा तो कबीर को उसकी और अवंतिका की हुई लड़ाई याद आ गई। ओ, मैं कुछ नहीं, बस कमरे में अवंतिका सो रही है ना, उसे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, तो मैं सिगरेट पीने आया था। चलो अब देर हो रही है, कबीर ने उससे कहा, और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चलने के लिए कहते हुए फिर बोला, किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आइंदा कभी नेहा से कोई बात मत छिपाना। आप सही कह रहे हैं भाई, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। जो कुछ भी मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, मैंने आज से पहले किसी के लिए नहीं किया। आई रियली लव हर, साहिल ने उसके साथ चलते चलते हुए कहा। तो कबीर मुस्कुरा दिया और कहा, मोहब्बत करते हो तो उसे समझना भी होगा माय बॉय। उसके लिए ये सब आसान नहीं है, पर अगर तुम उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओगे तो यकीनन वो सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लेगी। हमेशा सच कहना सीखो, झूठे लोगों से तो मुझे भी नफरत है। दोनों बातें कर रहे थे और अवंतिका चुपचाप ये सब सुन रही थी। तभी कबीर और साहिल को उस तरफ आता देखकर वो वहाँ से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने कमरे में चली गई और बेड पर चादर तान कर सो गई। कुछ समय बाद कबीर जब कमरे में आया तो उसने एक नज़र अवंतिका पर डाली। ज़रा देखो तो सही, कितने आराम से सो रही है महारानी, ज़रा सी भी परवाह नहीं है कि मैं इतनी देर रात कहाँ हूँ और कहाँ था। उसने अवंतिका को देखकर खुद से कहा और सोफे पर निढाल होकर लेट गया। मुझे तुम्हारी फिक्र है कबीर, तभी तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ टेरिस पर गई थी। मुझे पता है कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितनी परेशान हूं, अपने आप से नाराज़ हूं, अपने आप से गुस्सा हूं, और तुम पर अपना गुस्सा निकाल कर तुम्हें नाराज़ कर दिया। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है, पर अब मैं कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। अवंतिका ने चादर के अंदर से ही कबीर को देखते मन ही मन कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। साहिल का कमरा रात भर अपनी हुई बेइज्जती को याद करते हुए नेहा की आंखें नींद की बजाय आंसुओं से भीगती जा रही थी। वो रात भर रोती रही, ठीक से सो भी नहीं पाई, और इसलिए अभी सुबह देर तक सो रही थी। क्या उसके सर के नीचे से हटकर साइड में पड़ा हुआ था। उसका एक हाथ बेड पर तो दूसरा बेड के नीचे झूल रहा था। वो बेखबर सो रही थी। उसके बिखरे हुए बाल से उसका चेहरा आधा ढक गया था, जिससे उसे नींद में उलझन तो हो रही थी, मगर गहरी नींद की वजह से वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। तभी उसे किसी के स्पर्श का एहसास हुआ जो उसके चेहरे को छू रहा था, और उसने अचानक से अपनी आंखें खोली तो उसके ठीक बगल में साहिल बैठा हुआ था। वो उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे देख रहा था। नेहा ने जैसे ही उसे अपने पास देखा, वो उसका हाथ पकड़कर हटाते हुए उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा ने उठने के बाद उससे पूछा। कमाल करती हो, ये मेरा कमरा है तो मैं यहीं रहूँगा ना, साहिल ने कहा। ओह हाँ, सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है। तो लगता है कि मुझसे ही गलती हो गई है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए, नेहा ने थोड़ी बेरुखी और गुस्से से कहा और उठकर जाने लगी। तो साहिल ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा बेड पर बिठा लिया। मेरा वो मतलब नहीं था, साहिल ने उससे कहा। उसने अभी तक नेहा का हाथ वैसे ही अपने हाथों में ले रखा था। तुम्हारा हमेशा कुछ भी मतलब नहीं रहता है साहिल, तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो और समझाते कुछ हो, होता कुछ है। आई कांट बिलीव यू। नेहा ने अब उसके हाथों में से अपना हाथ छुड़ाते हुए
बेबसी से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो यार। साहिल ने दोबारा उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसने उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम सही कब थे, मुझे बताओगे? तुम्हें पता है, मुझे श्रुति से ज़्यादा तुमने हर्ट किया है। नेहा ने कहा, जानता हूँ, पर यह सब अनजाने में हुआ। वो भी वहाँ आएगी, मुझे सच में नहीं पता था। साहिल ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे श्रुति ने नहीं तुमने हर्ट किया है। साहिल, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मुझसे भी पहले और कोई आ चुका था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता है, मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है। मुझे श्रुति की बातों ने कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, बस दुख इस बात का है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नेहा बोल रही थी, वहीं साहिल सर झुकाए बैठा था। मैं डर गया था। तभी साहिल ने उसकी तरफ उसकी आंखों में झांकते हुए अचानक से कहा तो वो चौंक गई। किस बात से डर गए थे? नेहा ने पूछा। तुम्हें खोने से डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताऊंगा तो तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। नेहा, आर यू मैड? मैंने तुमसे अपनी बीती हुई ज़िंदगी का एक एक पन्ना तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन नहीं रखती? नेहा अब उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। हाँ, मानता हूँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने बहुत सी लड़कियों को डेट किया था, पर जब तुम मुझे मिली तो ऐसा लगा कि तुम ही मेरी मंजिल हो। नेहा, मैंने आज तक किसी को इतना सीरियसली नहीं लिया। वो सब वक्ती जज्बात थे और तुम मेरी ज़िंदगी हो। साहिल उससे बोल रहा था। मुझे लग रहा है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि फीलिंग्स क्या होती हैं साहिल, वरना तुम मुझे समझते। नेहा ने उससे कहा और वहाँ से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। उसका और उससे बहस करने का कोई इरादा नहीं था। वहीं साहिल ने उसे जाते देखकर नजरें झुका ली। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अवंतिका की जब सुबह आंख खुली तो उसने देखा कि कबीर कमरे में नहीं है। हड़बड़ी में उसने उठते हुए सामने की दीवार की तरफ देखा जहाँ घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी में 10 बजने वाले थे। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, लाइट्स अभी भी ऑफ थी और खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे, मगर आती हुई धूप की किरणों से चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो जब अवंतिका के चेहरे पर पड़ी तो उन्हीं से उसकी आंख खुल गई। 10 बज रहे हैं और मैं अब उठ रही हूँ। कबीर कहाँ है? कबीर, कबीर। उसने बिस्तर छोड़ते हुए उसका नाम पुकारा, मगर वो वहाँ था ही नहीं जो उसे सुनता। वो सुबह ही तैयार होकर किसी काम से बाहर चला गया था। उसने अपना फ़ोन उसे कॉल करने के लिए उठाया तो स्क्रीन पर उसका मैसेज देखा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, देर रात को लौटूंगा। अगर कोई काम हो तो भी मुझे फ़ोन मत करना। घर में और भी लोग हैं, उनसे कह देना। वैसे भी तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, झांसी की रानी। और हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है सोफ़े पर सोने की, बेड पर ही सो जाना। आई विल मैनेज। अब जब ओखली में सर डाल ही लिया है तो मूसल से क्या डरना। वैसे तुम्हारे साथ रहते हुए कुछ कुछ हिंदी मुहावरे मुझे भी आ गए हैं। बाय। उसने उसका पूरा मैसेज पढ़ने के बाद खुद से कहा, लगता है कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, पर जो भी हो उसकी अकड़ नहीं जाने वाली। कुछ भी कहो, ताने मारने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। उसने फ़ोन बेड पर पटका और कमरे से बाहर निकल आई। वो अभी बाहर निकली ही थी कि उसे नेहा सामने से आती हुई दिखाई दी, जो दूसरी तरफ जा रही थी। तो अवंतिका ने उसे आवाज़ दी, है नेहा। अवंतिका की आवाज़ सुनकर नेहा रुक गई और उसे देखा। अवंतिका दौड़ती हुई उसके पास आई। कहाँ जा रही हो? अवंतिका ने उससे पूछा। कहीं नहीं, बस इस घर में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर गार्डन में जा रही थी। नेहा ने कहा, ओह चलो मैं भी चलती हूँ साथ। अवंतिका ने उससे कहा। फिर दोनों साथ चलने लगी। तुम रात भर सोई नहीं क्या ठीक से? अवंतिका ने चलते चलते उससे पूछा। उसने देखा कि नेहा का चेहरा सूजा हुआ था और आंखें भी हल्की लाल थी। नहीं, मेरा मतलब है सोई हूँ। वो रात को साहिल के साथ पार्टी में गई थी ना, तो बस थोड़ी थकान हो गई है। नेहा ने कहा, अच्छा। अवंतिका ने कहा। दोनों थोड़ी ही देर में गार्डन में आकर बैठ गई, जहाँ पर नीलिमा पहले से ही बैठी हुई चाय पी रही थी। अरे उठ गई तुम दोनों, आओ कभी मेरे साथ भी बैठा करो, आखिर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आओ ना अवंतिका, नेहा आओ बैठो। नीलिमा ने उन दोनों को आते हुए देखकर कहा। पहले तो दोनों ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि नीलिमा बैठाने के बहाने कोई ना कोई बात ज़रूर छेड़ेगी जिनसे उन्हें तकलीफ़ होगी। और बताओ नेहा, रात को तुम कहीं पार्टी में गई थी, कैसा रहा सब? नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। ओ ठीक था, थैंक यू। नेहा ने कप उनसे लेते हुए कहा। साहिल कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। नीलिमा ने दूसरा कप अवंतिका की तरफ बढ़ाया और नेहा की तरफ देखकर पूछा। वो थक गया है ना, तो बस आराम कर रहा है, नेहा ने बताया। अब नीलिमा अवंतिका की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम बताओ, कबीर को बहुत सुबह सुबह मैंने बाहर जाते देखा, सब ठीक है ना? अब तुम्हें चक्कर तो नहीं आते हैं ना? तुम ठीक हो अब? नीलिमा की बातें सुनकर अवंतिका, जो चाय की सिप ले रही थी, उसकी ज़ुबान जल गई।
अवंतिका दर्द से करहा उठी। अरे क्या हुआ, चाय बहुत गर्म है क्या? तो आराम से पीनी चाहिए थी ना, नीलिमा ने उससे कहा। और अवंतिका को सब समझ में आ रहा था कि उनका क्या मतलब था। वैसे पता है, चाय ठंडी हो तो मज़ा नहीं आता, और अगर फूंक कर ना पियो तो ज़ुबान जल जाती है, जो सबका मज़ा बिगाड़ देती है। तुमने बताया नहीं मॉल में अचानक तुम्हें क्या हुआ था? निया बता रही थी कि तुम अचानक कहीं चली गई थी और फिर जब उन्हें मिली तो तुम बेहोश थी। वैसे अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है तो मैं एक दो साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ, तुम कहो तो उनसे बात करूं। नीलिमा ने फिर से अपनी जहरीली जुबान से जहरीली बातें कही। तो अवंतिका से पहले नया ने उनको जवाब देते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है आंटी। अवंतिका आजकल अपना ख्याल नहीं रखती है ना, इस वजह से ऐसा हुआ, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। चाय बहुत अच्छी थी, थैंक यू। फिर उसने अवंतिका के हाथ में से कप टेबल पर रखते हुए उसे उठाया। चलो अवंतिका, हमें देर हो रही है, उठो भी, उसने कहा। तो नीलिमा ने चौंक कर उससे पूछा, तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? जी, वो हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए ना हमें एक साथ टाइम स्पेंड किए, इसलिए। अब की बारी भी नेहा ने कहा। और अवंतिका इससे पहले कि कुछ समझ पाती, नेहा उसका हाथ पकड़कर वहाँ से आगे बढ़ गई। जहाँ जाना है जाओ, जितना छिपना है छिप लो, पर मेरी नज़रों से बचना इतना आसान नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम उस दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, पर बेहोश क्यों हुई ये बात मुझे समझ नहीं आई। पर कोई बात नहीं, वो भी पता लगा ही लूँगी। आखिर वो है कौन? नीलिमा उन दोनों के जाने के बाद चाय का सिप होठों से लगाते हुए सोच रही थी। उसने सीसीटीवी कैमरे में उस अनजान शख्स को पार्टी में आते देख लिया था, जो अवंतिका के साथ डांस कर रहा था, और अब उसे यकीन हो चला था कि ये ज़रूर कुछ छुपा रही है। तुम्हें हुआ क्या है अवंतिका, सब ठीक तो है ना? नेहा ने चलते चलते उससे पूछा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है यार, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अवंतिका ने उसका हाथ पकड़कर रुकते हुए कहा। वो कुछ घबराई हुई थी, जिस पर नेहा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। मेरे साथ चलो, कहीं बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मत कहना, नेहा ने उससे कहा। तो वो हम कहकर बोली, जिसके बाद दोनों घर से बाहर चली गई। अवंतिका और नेहा घर से दूर एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई बातें कर रही थी। चारों तरफ आते जाते लोग थे, जिनमें कुछ टेबलों पर बैठे हुए थे तो कुछ अपने खाने पीने में बिजी थे। किसी को भी किसी से मतलब नहीं था, हर कोई वहाँ एक दूसरे से बिल्कुल अनजान था। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट, और उस पर लगी बड़ी बड़ी टेबलों के साथ बड़ी बड़ी चेयर्स, चारों तरफ रंगीन लाइट्स की चकाचौंध और हल्का हल्का बजता हुआ म्यूजिक। यहाँ कुछ लोग सुकून की तलाश में आते हैं तो कुछ अपने दुखों को दूर करने के लिए, किसी अपने के साथ बातें करने भी आते हैं। अवंतिका को भी नेहा इसीलिए यहाँ लेकर आई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अवंतिका बहुत परेशान है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। उसने अवंतिका और अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर किया, जो कि थोड़ी देर में वेटर लेकर बस आने ही वाला था। अवंतिका उसे शुरू से अंत तक की वो सारी बातें बता रही थी, जो गोवा ट्रिप पर जाने के बाद से शुरू हुआ था। वहाँ कैसे उसकी मुलाकात अचानक दिलावर से हुई और वो किस तरह से उसका पीछा करते हुए मुंबई तक आ पहुँचा है। उस दिन भी वो रिसेप्शन पार्टी में आया था और ज़बरदस्ती अवंतिका के साथ डांस भी किया था। उसे धमकी भी दी थी कि वो उसे हासिल करके रहेगा किसी भी कीमत पर, वो उसे किसी और की होने नहीं देगा। और फिर उस दिन शॉपिंग मॉल में भी वो ही उसे ज़बरदस्ती चेंजिंग रूम में ले गया था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अवंतिका को अब बहुत डर लग रहा था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, वो जानती थी कि दिलावर की नज़र में उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, पर कबीर इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है, तो वो उसे कुछ ना कर दे। इसी बात से वो डर रही थी, और सबसे बड़ा उसका डर ये था कि जब कबीर को उसकी सच्चाई पता चलेगी तब वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। वो वापस आ गया है, मैंने कहा था ना, वो हार मानने वालों में से नहीं है, हराने वालों में से है। नेहा, अब क्या होगा? दिलावर मुझे अब नहीं छोड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए शदीद नफरत और इंतकाम देखा है, अवंतिका ने डरते डरते नेहा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जो टेबल पर था। नेहा भी उसकी बातों को सुनकर कुछ समय के लिए काफ़ी दहशत में आ गई थी, मगर फिर उसने अवंतिका को हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, वो आ भी गया है तो क्या हुआ? उसके पास कोई सबूत नहीं है कि तुम उसकी ही पत्नी हो, पर अगर हुआ तो क्या होगा? उसने कबीर को सच बता दिया तो फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँगी? अवंतिका ने कहा। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं होगा, उससे तुम्हारी शादी इलीगल थी, इस रिश्ते का पहले भी कोई मतलब नहीं था और ना ही आज है। और रही बात कबीर को बताने की, अगर उसे बताना होता तो वो गोवा में ही बता चुका होता, पर तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? वैसे भी तुम्हारी और कबीर की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, मुझे नहीं लगता है उसे कोई फ़र्क पड़ेगा। एनीवे, हर किसी की ज़िंदगी का एक पास्ट होता है, तो तुम्हारा भी था और जो गुजर गया है। नेहा ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अवंतिका दिलवर की धमकियों से डर ज़्यादा रही थी या फिर कबीर को सच पता चल जाएगा इस बात से। पर अब वो गुजरा हुआ कल मेरे आज पर किसी काले बादल की तरह गरजते हुए मंडरा रहा है, जो कभी भी बरस सकता है। हाँ, भले ही मेरी और कबीर की शादी एक डील है,
पर मुझे उसकी फिक्र है यार, अवंतिका ने रेस्टोरेंट की खिड़की की तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, जिसे वो नेहा से नजरें चुरा रही है। उसे रह रहकर अपनी बीती हुई जिंदगी की वो दहशत भरी दिन और खौफनाक रातें याद आ रही थी। वो सारे पल जो उसने दिलावर के साथ मजबूरी में बिताए थे, वो सब उसे अंदर ही अंदर कचोट रहे थे। ये सोचकर भी वो सहम जा रही थी कि अगर उसे दिलावर के साथ वापस जाना पड़ा तो क्या होगा। वो तो उसकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा बदतर बना देगा, ना जीने देगा और ना ही मरने देगा। नेहा को उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखा तो अवंतिका ने चौंक कर उसे देखा। अवंतिका की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो रो रही थी, पर क्यों? ये आंसू किस बात के लिए थे? क्या वो इतनी कमज़ोर है कि दिलावर की वापसी ने उसे तोड़ दिया है, या फिर बात कुछ और थी? वरना जिस अवंतिका को नेहा इतने सालों से जानती थी, वो तो बहुत बहादुर थी, किसी से नहीं डरती थी। उसने तो कबीर से भी लड़ाई की थी जब वो पहली बार उससे मिली थी। फिर अचानक ये सब क्या हो रहा था? ये आंसू दिलावर के डर के हैं या फिर कबीर के प्यार के? अवंतिका, नेहा ने उसे यूं देखकर पूछा। उसे सब समझ में आ गया था। उसकी तरफ देखते हुए अवंतिका ने जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने गालों पर आ रहे आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें रगड़ा, जिससे उसके गाल लाल हो गए। हाँ, मुझे कबीर से मोहब्बत हो गई है नेहा, और अब सच में मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बीवी बनकर उसके घर में, उसके कमरे में उस पर अपना हक जताना चाहती हूँ। अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। बस मुझसे और भाग भाग कर जिया नहीं जाता है। एक जगह बैठकर मैं जीना चाहती हूँ। मुझे सुकून चाहिए और वो सुकून कबीर के पास रहकर मुझे मिलता है। हाँ, जानती हूँ ये सब एक सपना है, फिर भी मैं ये सपना देखना चाहती हूँ। भले ही ये नींद कुछ पलों की ही क्यों ना हो, पर जब तक मैं सो रही हूँ मुझे सोने दो। अवंतिका ने उससे कहा। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी और गला सूख रहा था। उसने जैसे ही पानी की बोतल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, नेहा ने उससे पहले ही अपनी तरफ रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और जब नींद खुलेगी और सपना टूट जाएगा तब सोचा है क्या होगा? अवंतिका ने उससे गिलास ले लिया और पहले पानी पिया। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, होना क्या है, हकीकत में लौट आऊँगी और क्या। और ये हकीकत बहुत खौफनाक है नेहा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। वो बहुत मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया जाए तो वो रोने लगता है, तड़पने लगता है। ठीक वैसे ही अब वो तड़प रही थी। क्या कबीर भी तुमसे प्यार करता है? कुछ कहा है उसने कभी भी तुमसे? नेहा ने फिर पूछा। तब तक वेटर भी कॉफ़ी लेकर आ गया था तो दोनों वो पीने लगी। नहीं, अवंतिका ने ना में सर हिलाते हुए कॉफ़ी किसी फोटो से लगाते हुए कहा। फिर तो तुम उसके लिए बस एक किराए की बीवी हो, है ना अवंतिका, जिसका रेंट वो तुम्हें सूद समेत एक दिन लौटा देगा। नेहा ने कहा। वो अब भी कॉफ़ी पीते हुए कभी उसे तो कभी रेस्टोरेंट के बाहर देख रही थी। सामने शीशा लगा हुआ था जहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाई देता था। जो भी हो, पर मैं हूँ तो, अवंतिका ने उससे कहा। तुम पागल हो गई हो क्या? नेहा को अब उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कप टेबल पर रखते हुए उससे कहा, हाँ हो गई हूँ उसके लिए, उसने कहा। फिर नेहा की तरफ नम आंखों से देखा। उसकी दोनों हाथों की उंगलियां अब आपस में उलझ रही थी। नेहा ने उसके हाथ एक दूसरे से अलग करते हुए उसे वापस होश में लाते हुए कहा, पागल लड़की, भूल मत कि वो कबीर है। अगर वो तुझसे प्यार करता होता तो ये नकली शादी कभी भी नहीं करता। मेरी बात सुन, तुम बहुत भोली हो यार। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं होते जितना हमें दिखाई देते हैं। ये सब स्वार्थ पर टिका होता है। इन्हें अगर कोई अच्छा लगता भी है तो सिर्फ अपने मतलब की वजह से लगता है। ये हमारी और तुम्हारी तरह नहीं होते हैं जिन्हें किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए। मेरी बात मान, कबीर तेरी परवाह करता है, तेरा ख्याल रखता है। वो इसलिए नहीं कि वो तुझे चाहने लगा है, वो इसलिए कि उसे तेरी ज़रूरत है इस वक्त। और इस वक्ती जज्बात को तू प्यार का नाम दे रही है। यार मैं तो कहती हूँ जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो इन सब से कहीं दूर चली जा और एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर। नेहा ने उसे समझाया, मगर वो नेहा को कैसे समझाए कि उसे पता है कि वो सही कह रही है, पर यह दिल है कि मानता नहीं। अवंतिका, तुम मेरी बात समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नेहा ने जब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा तो अपनी सोचों से बाहर निकल आई। हाँ हाँ समझ गई, अवंतिका ने उससे सर हिलाते हुए कहा तो वो बोली, गुड गर्ल, अब चलो घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद दोनों वहाँ से बाहर निकल गई। नेहा ने उसे तो समझा दिया था, मगर वह खुद बहुत बड़ी उलझन में फंस गई थी। ये बात उसने अवंतिका को नहीं बताई थी। साहिल ने जो कुछ भी उससे छिपाया उसका उसे बहुत दुख पहुंचा था। उससे अचानक शादी का फैसला उसका भी इतना ही था जितना कि साहिल का। पर अब वो अपने इस फैसले पर पछतावा महसूस कर रही थी कि कहीं उसने जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं ले लिया। जिसकी शादी से पहले इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह सकती हों, भला उसे एक लड़की से कैसे मोहब्बत हो सकती है
जो उससे उम्र में भी बड़ी हो, ऊपर से उसकी पहली शादी भी हो चुकी थी। टैक्सी में बैठी हुई एक तरफ खिड़की से रास्तों को निहारते हुए नेहा सोच रही थी, जो अपने आने वाले कल को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अवंतिका अपने गुजरे हुए कल की वजह से खुद में गुम खिड़की के शीशे से टेक लगाए गुमसुम बैठी हुई थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसके सर में अब शदीद दर्द हो रहा था। ये सोच सोचकर कि आगे क्या होने वाला है। सिंघानिया मेंशन, साहिल का कमरा। नेहा के जाने की वजह उसे पता थी। वो जानता था कि वो उसे परेशान होकर सुकून की तलाश में बाहर गई है। जाने से पहले वो कमरे में आई थी, मैं अवंतिका के साथ बाहर जा रही हूँ, 3-4 घंटे में लौट आऊँगी। उसने अपने कबर्ड से कपड़े निकालते हुए कहा। मैं भी साथ चलता हूँ फिर, साहिल ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। नेहा ने कहा। तो फिर ड्राइवर को साथ ले जाओ, साहिल ने उससे कहा। ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे टैक्सी में जाने की आदत है साहिल, और वैसे भी तुम्हारे अचानक मेरी ज़िंदगी में आने से पहले ही बहुत कुछ बदल गया है और मुझे इतने बदलाव की आदत नहीं है। थैंक्स, नेहा ने उससे कहा, जिसके बाद साहिल ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रह गया। वो थोड़ी देर बाद तैयार होकर कमरे से निकल गई थी और अब वो अकेला इन सब के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूं, नेहा, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसने देखा कि मेन गेट से कोई अनजान गाड़ी अंदर की तरफ आ रही थी। ये किसकी गाड़ी है, कौन आया है? साहिल ने आती हुई गाड़ी की तरफ देखकर सोचा, फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया, ये देखने के लिए कि आखिर सिंघानिया मेंशन में कौन आया है, वो भी इस वक्त गाड़ी में। शाम के 5 बजने वाले थे। साहिल जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर को एक आदमी सहारा देते हुए अंदर लेकर आ रहा था। वो अनजान आदमी देखने में लंबा चौड़ा, कद और उम्र में यही कोई 45-40 के आसपास का लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का प्रिंस सूट पहन रखा था। कबीर के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह सही से चल भी नहीं पा रहा था, और वो आदमी उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए धीरे धीरे लेकर हॉल की तरफ बढ़ रहा था। भाई, क्या हुआ आपका? साहिल चिल्लाते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए कबीर के पास पहुंचा। तब तक उस शख्स ने कबीर को सहारा देकर सोफे पर बैठा दिया था। साहिल की अचानक चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दादू और दादी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे और उसके पास पहुंचे थे। शाम के 6 बजने वाले थे। अवंतिका और नेहा अभी तक घर नहीं लौटी थी। राजीव कहीं बाहर गया था और निया भी अपनी दोस्तों के साथ कहीं गई हुई थी। नीलिमा घर पर ही थी, तो वो आजकल आवाज़ें सुनकर कमरे से बाहर आई थी। भाई, ये चोट कैसे लगी आपको? आप ठीक तो हैं? साहिल ने उससे पूछा और उसके बगल में बैठकर उसके माथे पर लगी चोट को छूने लगा, जिस पर ड्रेसिंग की पट्टी बंधी हुई थी। हाँ बेटा, तुम तो रात को लौटने वाले थे ना, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? दादू ने उससे कहते हुए उसके दूसरी तरफ बैठना चाहा, तो वो शख्स उठकर खड़ा हो गया। मैं कह रही थी ना जी कि सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ज़रूर कुछ अनहोनी होने वाली है। देख लिया ना आपने, हमारे बच्चों को किसी की बुरी नज़र लग गई है, इनकी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। दादी कबीर का चेहरा छूते हुए रोने लगी। वहीं नीलिमा को अब ये सुनकर तेज गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि दादी का इशारा किसकी तरफ था। वो चुपचाप वहाँ से अब चली गई। टू बी कंटिन्यूड।